राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा लेक्चर इस जीके पीवाईक्यू सीरीज का रहने वाला है 25 सितंबर की शिफ्ट नंबर 1 के 25 क्वेश्चंस, यानी कि आज हम मॉर्निंग शिफ्ट लगाने वाले हैं। तो बिना देरी करे जो है आज का सेशन हम शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो हमारा थीम श्लोक है उसको एक बार मन में दोहरा लेंगे। ओम कृष्ण और इसी श्लोक के साथ जो है हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। चलेंगे अपने पहले प्रश्न की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है ये: विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात कौन सा आर्टिकल करता है? अगर मैं वैसा बोलूँ तो कौन सा डीपीएसपी करता है? 47A, 47B, 48A या 49C? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। कैसे इजी है? अगर आपको पता होगा तो 47A नाम का कोई आर्टिकल नहीं है, 47B नाम का कोई आर्टिकल नहीं है और 49C नाम का कोई आर्टिकल नहीं है। तो जब ये आर्टिकल ही नहीं है तो ये फिर क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात कैसे करेंगे? तो दी आंसर वुड बी आर्टिकल नंबर 48A, जो कि ऐड हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए लगा है, मतलब कि अमेंडमेंट हुआ है। तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो ये ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 47 अमेंडमेंट के थ्रू कितने आर्टिकल्स ऐड हुए थे? तो याद रखना है दी आंसर इज 4। 4 आर्टिकल्स ऐड हुए थे फ्रॉम 42nd अमेंडमेंट 1976। और ये 48 आर्टिकल है, ये एक डीपीएसपी है ना, डायरेक्ट, ठीक है, डीपीएसपी है। और आपको पता है जो डीपीएसपी है होते हैं वो आपके पार्ट नंबर 4 में है। पहली चीज़, आर्टिकल 36 से 51 है। आप देख सकते हैं 48 जो है इन्हीं के बीच में लाई कर रहा है। एंड आपको पता होना चाहिए डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल होते हैं, यानी कि इनकी अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? तो दे सीक टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, सीक टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, जिसमें लोगों का भला वगैरह हो, उस चीज़ के लिए वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए जो है ये इनका ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डीपीएसपी की तो मैंने आगे आर्टिकल लगा रखा है, आप देख सकते हैं। ये है आपके 36 से जो है 51 तक है। ओके, देख पा रहे हैं? तो ये सारे क्या हैं? डीपीएसपी हैं। कहाँ से लिए थे हमने? ये तो मैंने बताया नहीं, ये लिए थे हमने आयरलैंड से, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगर 36 आर्टिकल की बात करें तो आपको पता होगा कि जो पहला आर्टिकल होता है वो हमेशा डेफिनेशन देता है, तो डिफाइन स्टेट। 37 जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी बताता है। 38 जो है वो, जैसे कि मैंने बताया था कि दे सीक टू स्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट, ये जो बात है ये 38 आर्टिकल में कही गई है। इट ऑथराइजेज द स्टेट टू इंश्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑन द वेलफेयर ऑफ पीपल। 39 की बात करें तो 39B जो है वो फर्दर जो है ABCDEF में कैटेगराइज है, जिसको हमने याद किया था LDC से। LDC एल जो एक लोअर डिवीजन क्लर्क है जो कि PSC पब्लिक हेल्थ केयर काम करता है, उससे हमने याद किया था कि, है ना। तो ये सब मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो मतलब आप ये कह जा सकते हो 39 जो है उसमें सब ग्रुप्स हैं, तो बेसिकली उनके अलग अलग फंक्शंस हैं। बात करते हैं 39A की, तो 39A आप देख सकते हैं ये भी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है। दिस प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर, तो ये भी 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, याद रखना है। और ये इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। 40 जो है आपका वो पंचायत की बात करता है। 41 राइट टू वर्क एंड मैटरनिटी, सॉरी हाँ, राइट टू वर्क की बात करता है, सॉरी मैटरनिटी लीव तो अगली कंडीशन में आ जाएगा। 42 जो है वो आर्टिकल मैटरनिटी लीव्स की बात करता है और जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन की बात करता है काम करने के लिए। और पहला स्टेट जो है जिसने मैटरनिटी लीव्स दी थी, प्रोवाइड कर रही थी, तो वो आसाम है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 49 जो है लिविंग वेजेस की बात करता है फॉर वर्कर्स। 43A जो है वो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन दी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करता है। 43B जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है, ये भी ऐड हुआ था, कॉन्सेप्ट अमेंडमेंट से हुआ था। ये आप मुझे बताएंगे कौन सा अमेंडमेंट था इसमें, ठीक है।
44 की बात करें, 4 और 4, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड्स की बात करता है। और 45 जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करता है, यानी कि जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनको जो है प्रॉपर उनकी केयर की जानी चाहिए, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, इसकी बात करता है आर्टिकल नंबर 45। 46 जो है वो ST SC एंड अदर वीकर सेक्शन की एजुकेशन की बात करता है, एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करता है। वहीं 47 की बात करें तो ये लेवल ऑफ न्यूट्रिशन रेज करने की बात करता है, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और इम्प्रूव होगी पब्लिक हेल्थ, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। 48 जो है वो एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर की बात करता है कि प्रमोट करना है एंड मतलब बढ़ावा देना है और जिससे फ़ायदा हो लोगों को। 48 ए की बात करें जो अभी पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं ये बात करता है टू इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 49 ऑन दी अदर हैंड ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, फोर्ट्स वगैरह जो होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं उनको प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने की बात करता है। 50 जो है वो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव की बात करता है, और 51 जो है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये हमारे DPSP हैं। और अगर मैंने ये बताया नहीं है लेकिन मैं इस बार आपको बता दूंगा कि जो DPSP हैं उनको हमने कैटेगराइज कर रखा है 3 सेक्शंस में, 3 कैटेगरीज में। ऐसा कोई मेंशन नहीं है, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बस हमने अपने पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि जैसे बोलते हैं ना सेम माइंडसेट के जो लोग होते हैं, वैसे ही हमने मतलब कि इन DPSP को 3 अलग अलग ग्रुप में बांटा हुआ है। ठीक है, एक को हम बोलते हैं सोशलिस्ट DPSP, जो सोशल वेलफेयर वाले जो का DPSP हैं, गांधीयन DPSP जो नॉन वायलेंस वगैरह की बात करते हैं, और एक है लिबरल DPSP। ये हमने सिर्फ पढ़ने और समझने के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है DPSPs को। ठीक है, याद रखना ये कहीं पे मेंशन नहीं है आर्टिकल में। ओके, तो इसके अंदर आ जाएंगे आपके आर्टिकल, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्टिकल आ जाएगा 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47। ठीक है, अगर गांधीयन DPSP की बात करें तो आर्टिकल 40 जिसकी पंचायत कर वाला जो आर्टिकल है वो भी सेम गांधीयन DPSP के अंदर आएगा। 43 हो गया, 43B हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला हो गया, 46, 47 एंड 48। ओके, अगर हम लिबरल DPSP कैटेगरी की बात करें तो इसमें आर्टिकल 44 आ जाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड 45 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 48A आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 50 एंड 51, ये सब आ जाएंगे किसके अंदर, लिबरल DPSP की। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि गांधीयन बताओ, मतलब कोई 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ कि आर्टिकल जो है इनमें से कौन सा जो है वो गांधीयन DPSP है, कौन सा नहीं है। तो ये चीज़ भी पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इसको याद रखना है। ओके, आगे आते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट प्रॉपर्टीज मैच अप विथ रिमार्केबली वेल विथ एका सिलिकन। अभी एका सिलिकन क्या है एक्चुअली में, जब हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, अच्छा मेंडलीव जो था एक रशियन साइंटिस्ट था, ये आपको पता होना चाहिए, रशियन साइंटिस्ट था। इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने शायद आगे फोटो लगा रखी है, मैं आपको दिखा दूंगा, ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, जिसमें 63 एलिमेंट्स थे, और ये कब आया था, आई थिंक 1869 में ये लेके आए थे। तो जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया तो कुछ स्पॉट्स जो हैं वो खाली रह गए, पर इनका ऐसा मानना था, है ना, कि इन्होंने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये इस प्लेस पे जो है क्या बोलते हैं, जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक वेट जो है वो इतना रहेगा, इन्होंने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था। और फिर जब फर्दर जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आते हैं, जब हम देखते हैं कि वो जब डिस्कवरी हुई तो हमने पाया कि जो मेंडलीव ने जो प्रेडिक्शन किया था वो लगभग उसका जो एलिमेंट उस जगह पे आया उसका लगभग एटॉमिक मास जो है वो उतना ही था। ठीक है, तो अब क्योंकि उस समय पे जो है लिमिटेड, मैंने बताया 63 एलिमेंट्स थे, बाकी एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तो इन्होंने जो है खाली स्पेस जो है उनका नाम दे दिया, जैसे कि एक का सिलिकन, एक का एल्यूमिनियम, एक का बोरॉन और एक का मैंगनीज, ये 4 नाम दिए। एक का सिलिकन जो है आगे चल के जब डिस्कवरी हुई तो ये बन गया जर्मेनियम, मतलब जर्मेनियम जो था उसको इन्होंने नाम दे रखा था एका सिलिकन। ऐसे ही जो एल्यूमिनियम था, एका एल्यूमिनियम, वो आगे चल के डिस्कवर होता है गैलियम के नाम पे। ठीक है, स्कैंडियम जो है वो एका बोरॉन था, जो मतलब कि मेंडलीव ने नाम रखा था, और एक था टेक्नीशियम,
टेक्नीशियम, इसको नाम दे रखा था मेंडलीव ने एका मैंगनीज का। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एका सिलिकॉन पूछा है इसमें, तो एक बाकी सब भी पूछ सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की अगर ये पूछेगा कि क्या कमी रहेगी, तो दो चीज़ है। पहली बात तो ये एटॉमिक मास पे बेस्ड था, ठीक है, जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज साबित होता है आगे चल के जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। सेकंड जो है, ये हाइड्रोजन की प्लेस को डिटरमाइन नहीं कर पाता कि कहाँ रखें हम हाइड्रोजन को। हाँ, बहुत नटखट बचा था हाइड्रोजन, ये उसकी जगह निर्धारित नहीं कर पाया था। इसलिए जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसमें आता है, प्ले में आता है। एंड फिर जो है, और सेकंड चीज़ ये भी है ना कि हम इस जो अब तक जो जितने भी डिस्कवरीज हुई थी, जितना भी डॉबरनायर के लॉ ऑफ ट्राइड्स वगैरह आया था, ये सब एटॉमिक मास पे थे ना, तो ये चीज़ दिक्कत देती है। चलो मैं उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, है ना। अच्छा, ये है आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये आप देख सकते हैं। ये जो जगह खाली, जो पिंक में है वो जगह खाली है, ठीक है, जिसका नाम रखा था। और ये आगे चल के जो है डिस्कवर, जैसे स्कैंडियम बन गया, है ना, ये गैलियम आया, जर्मेनियम आ गया, ये टेक्नीशियन हो गया, समझ रहे हो। और ये हाइड्रोजन की जगह वो रख नहीं पाया था मेंडलीव, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और डिस्कवरीज की, जैसे कि 1798 में हम स्टार्टिंग से बात करेंगे क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से याद रखा हुआ है, ठीक है। तो 1798 में हेनरी कैवेंडिश ने कांस्टेंट दिया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, जी कांस्टेंट। ओके, और हेनरी कैवेंडिश ने 1784 में इन्होंने इन्होंने ही कंपोजिशन ऑफ वाटर भी दिया था। H2O जो हम आज पढ़ते हैं, वो जो है वो डिस्कवरी की थी हेनरी कैवेंडिश ने, और कब की थी, 1784 में, ऑफ वाटर लिख देता हूँ, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, तो 1808 में आप देखेंगे कि जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। क्या दी थी, एटॉमिक थ्योरी। 1817 में उसके बाद डॉबरनायर के लॉ ऑफ ट्राइड्स आए थे, डॉबरनायर लॉ ऑफ ट्राइड्स। 1865 या 66 के अराउंड जो है न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिए थे। एटीन 1869 में मंडलीव पीरियोडिक टेबल आई थी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। साथ साथ 1869 उसी साल जो है लॉथर मेयर ने भी एक ग्राफ प्लॉट किया था बिटवीन, ठीक है, बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। तो ये चीज़ आपको रखनी है, बिटवीन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट, ठीक है। और 1930 में अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था किसने, हेनरी मॉसले। तो इस तरह से आपको याद रखना है, बार बार अगर क्या बोलते हैं सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपको इजी रहता है, क्योंकि मैंने भी सीक्वेंस में याद किया था, और फिर जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई कब से क्या डिस्कवरी किसकी हुई थी, है ना। तो ये मैं बार बार आपको इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ, आपने देखा होगा अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे, तो ये चीज़ मैं बार बार आपको रिपीट करवा रहा हूँ ताकि इनके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं और ये आपको जल्दी से याद भी हो जाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं, द अटल इनोवेशन मिशन वॉज लॉन्च इन विच ईयर। AIM जो है, AIM, ये इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी। अच्छा, कौन लेके आया था, पहली बात तो ये आया था नीति आयोग जो है उसको ये लेके आई थी, ठीक है। और आप जैसे कि नाम से देख सकते हैं इनोवेशन मिशन, तो मतलब कि टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की ये बात करता है, ठीक है। इसके दौरान जो है मेन फोकस जो था वो कुछ लैब्स स्टैब्लिश करने का था, मेन फोकस टू स्टैब्लिश, जिसको हम बोलते हैं अटल टिंकरिंग लैब, अटल टिंकरिंग लैब्स, ATL बोल लो आप उसे, इन स्कूल, ठीक है, ताकि मतलब कि इनोवेशन में हम जो है स्टार्टिंग से बेस हमारा स्ट्रांग रह सके। सेकंड चीज़ जो है आपको याद नहीं है वो है अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जो कॉलेज में या फिर जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं। AIC आप बोलो उसको, फॉर स्टार्टअप बनाए गए थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
ओके, कब आया था? तो ये आया था 2016 में। ओके, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं तो आप देख सकते हैं ये है अटल इनोवेशन सेंटर। द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू सेटअप टिंकरिंग एंड इनोवेशन लैब्स। मैंने आपको बताया टिंकरिंग लैब्स कहाँ पे? स्कूल में। और ये इंक्यूबेशन लैब्स कहाँ पे? स्टार्टअप्स। ठीक है। बिसाइड प्रोवाइडिंग अ लेग अप टू एस्टैब्लिश इंक्यूबेशन सेंटर्स। ठीक है, 500 टिंकरिंग लैब्स इस्टेब्लिश की गई हैं और 100 जो है इंक्यूबेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे या गए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और AIM will provide grant in aid that includes a one-time establishment cost of 10 lakh rupees and operational expense of 10 lakh for 5 years to each lab. ओके, ऑन दी अदर हैंड अगर हम इंक्यूबेशन सेंटर की बात करें तो AIM will provide a grant in aid of rupees 10 crore to each incubation center for 5 years. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ध्यान रखना है कि स्केल अप टू सपोर्ट 10 स्टैब्लिश इंक्यूबेशन सेंटर। ठीक है, जहाँ पे जो है सपोर्ट मिलेगी 10 करोड़ की और आपको 2 इंस्टॉलमेंट में 5-5 करोड़ के रूप में प्राप्त होगी। तो ये कुछ है अटल इनोवेशन मिशन के बारे में, जो कि इनोवेशन प्लस एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है। ओके, आगे आते हैं। ईश्वरी प्रसाद, मैंने इनकी फोटो लगा रखी है, ये है हमारे ईश्वरी प्रसाद। इज क्रेडिटेड टू इंट्रोड्यूस दी डैश घराना ऑफ कथक। तो इन्होंने कथक का कौन सा घराना स्टैब्लिश किया था या इंट्रोड्यूस या फाउंडर माने जाते हैं? अब देखो, जयपुर बनारस घराना ये अलग है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कथक की, है ना। तो कथक के बेसिकली 4 घराने देखने को मिलते हैं। कथक के जो हैं वो 4 घराने देखने को मिलते हैं। उन चारों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जयपुर, रायगढ़, बनारस और लखनऊ। ठीक है, ये जो है ये सारे के सारे कथक के घराने के नाम हैं। ठीक है, और इंडिविजुअलिटी में जयपुर घराना अलग है, उसको जयपुर अतरौली घराना बोलते हैं, वो बात अलग है। लेकिन हम यहाँ पे पर्टिकुलरली कथक की बात करते हैं। और ईश्वरी प्रसाद ने, आपको याद रखना है, लखनऊ घराना और ऑफ कथक की नींव रखी थी, फाउंड किया था। ओके, ध्यान रहेगा। अगर हम बात करें जयपुर घराना ऑफ कथक, ठीक है, तो ये इसकी नींव रखी थी किसने? भानु महाराज ने। भानु महाराज इसके फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है, सेम चीज रायगढ़ घराना ऑफ कथक की हम बात करें तो इनके फाउंडर का नाम का याद रखना है, वो है राजा चक्रधार सिंह। ठीक है, बनारस घराना तो आपको याद होगा, है ना, इनका नाम है जानकी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद और जानकी प्रसाद में कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है? जानकी प्रसाद। ओके, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कथक के घराने की बात कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मल लखनऊ घराने की बात करें, है ना, नॉर्मल लखनऊ घराने की बात करें तो इसके जो फाउंडर हैं वो हैं आपके पंडित ठाकुर प्रसाद। ठीक है, लेकिन अगर लखनऊ घराना ऑफ कथक पूछा जाएगा तो ईश्वरी प्रसाद इसके फाउंडर बोले जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। इसी दोनों में जो है सिली मिस्टेक्स के चक्कर में हम गलतियां कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और इसके और भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि लखनऊ घराने से और कौन कौन लोग बिलोंग करते हैं, जैसे कि दुर्गा प्रसाद हो गए, दुर्गा प्रसाद मिश्रा जो हैं आपके, ये भी लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। कालका प्रसाद, ठीक है, मिश्रा आप लिख लेंगे। उसके बाद बिंदादीन महाराज, है ना, और हो गए जैसे कि अच्छम महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, ये सब क्या है? ये सब जो है ये लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर जो महाराज हैं वो सब या तो लखनऊ घराने से बिलोंग करेंगे या तो फिर आपके नाम किराना घराने से बिलोंग करेंगे। ठीक है, बिरजू महाराज भी इसी में आते हैं। ओके, और एक और नाम याद कर लो, पंडित स्वपन चौधरी। ठीक है, और पंडित स्वपन चौधरी किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, यह भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बिल्कुल। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो लखनऊ घराना अलग है, लखनऊ घराना ऑफ कथक वो अलग है। ओके, आगे आते हैं। विच एसेंशियल अमीनो एसिड एनहांसेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन।
और कैल्शियम किसके लिए अच्छा होता है? घुटनों के लिए, ठीक है ना, हड्डी वगैरह के लिए। एंड ऑल्सो प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। तो कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड है? हम एसेंशियल अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, ये चीज़ रखना है, ठीक है। आर्गिनाइन है या टायरोक्साइन है या लाइसाइन है या हिस्टिडाइन है। तो आपको पता है कि जो हिस्टिडाइन होता है वो तो ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करता है ना। आर्जिनाइन जो है ये आपका वाउंड जो जैसे चोट वोट लग जाती है ना, तो उसकी हीलिंग जो होती है फॉर वोंड हीलिंग उसमें हेल्प करता है। मतलब ऐसे ही अगर आप ऐसे ही याद करेंगे कि भाई अगर मुझे चोट लगी है तो मेरा कौन सा अमीनो एसिड काम करेगा, तो भैया आर्जिनाइन याद काम करेगा, है ना। मेरी हाइट बढ़ रही है, मेरी ग्रोथ हो रही है ना, ये सब कौन हेल्प कर रहा है? हिस्टिडाइन हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको जल्दी आसानी से याद हो जाएगा खुद की बॉडी से रिलेट करके। एंड इसका सेकंड और है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन में। ओके, अगर हम बात करें टायरोसाइन की, तो टायरोसाइन जो है वो इन्वॉल्व है रहता है प्रोडक्शन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर में, प्रोडक्शन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स में, ठीक है। तो बच गया एक ही ऑप्शन, दैट इज लाइसाइन या लाइसिन, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, साथ साथ ये फॉर्मेशन ऑफ कोलिजन में भी हेल्प करता है। अगर मैं अमीनो एसिड की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये हमारे जो हैं ये एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, और ये कंडीशनली नॉन एसेंशियल है, और ये नॉन एसेंशियल है, ठीक है। एसेंशियल में आप कह जाएंगे हिस्टिडीन, आइलोसिनाइन या लियोसाइन या लाइसिन, है ना, मिथुनाइन, फिनाइलानाइन या थ्रियोनाइन या थ्रिप्टोफैन या वेलाइन, ठीक है। वहीं हम नॉन एसेंशियल की बात करें तो एलेनाइन या एस्प्रागेइन या एस्पर्टार्ट, है ना, या ग्लूटामेट या सिराइन, ये आपके नॉन एसेंशियल हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये नाम याद कर लो, है ना। ये तो बेसिकली 9 ही है, याद रखना कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कितने होते हैं एसेंशियल, तो 9 होते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एंड जो बच गए वो आपके नॉन एसेंशियल हो जाएंगे। ओके, आते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईस्टर्न कोस्ट पोर्ट? ईस्टर्न मतलब कि जैसे ये भारत है, तो कौन सा पोर्ट जो है वो ईस्ट साइड में लाई करता है, ये आप मुझे बताना है। मुंबई पोर्ट, मुंबई आपको पता है कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, तो ये वेस्ट साइड हो गया। चेन्नई कहाँ पे होगा? चेन्नई तो आपका यहाँ पे होगा, तो चेन्नई ही आपका जो है ईस्टर्न पोर्ट होगा। मरमुगा जो है वो जुआरी रिवर पे है। जुआरी रिवर कहाँ पे है? तो ये आपको पता है कहाँ पे है, गोवा में। और न्यू मैंगलोर जो है वो भी कहाँ पे है, वो भी वेस्ट साइड है, ठीक है। सेकंड चीज़ जो आपको बताना चाहिए वो ये है कि भारत में जो पोर्ट की क्लासिफिकेशन है वो हम करते हैं, एक तो मेजर पोर्ट और एक माइनर पोर्ट, ठीक है। और भारत में माइनर पोर्ट जो है वो 200 प्लस हैं, और मेजर पोर्ट जो है वो 13 है, ठीक है। अभी तो 14 एक और बढ़ गया मेरे ख्याल से, अभी जो बनाया गया है अडानी के लिए, अडानी पोर्ट के लिए जो बनाया गया है, ठीक है। लेकिन 13 है, ये आपको याद रखना है, जिसमें 12 जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक जो है वो प्राइवेट सेक्टर संभालता है ना, और एक जो है प्राइवेट सेक्टर, दैट इज द एन्नोर पोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ फोटो में, अगर आप देख सकते हो। तो ये आपके पोर्ट्स हैं, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हैं जो गुजरात में है वो दीनदयाल पोस्ट है, दीनदयाल पोर्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम कांडला पोर्ट भी बोलते हैं। और ये याद रखना ये आपका टाइडल पोर्ट है, एक क्या है, टाइडल पोर्ट है, और ये मेजर पोर्ट है, ठीक है। बाकी आप ये देख रहे हैं, मुंद्रा देख रहे हैं, पोरबंदर देख रहे हैं, वीरावल देख रहे हैं, या भावनगर देख रहे हैं, भरूच दिख रहे हैं, सूरत दिख रहे हैं, ये क्या है, ये माइनर में आते हैं, ठीक है। फिर आता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको हम नावा शिवा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं इसको जानता है, इसका नया नाम आ गया है नावा शिवा। और ये जो है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, मैं कहाँ लिख दूँ, यहीं लिख देता हूँ, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया है, पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद रत्नागिरी है, पनाजी है, ये सब जो है वो माइनर है। मरमुगांव हो गया, जो आपने मैंने बताया आपको कहाँ पे है, जुआरी नदी पे है। फिर मैंगलोर हो गया, है ना, मैंगलोर आप देख सकते हैं। कोची है, कोची को जिसको हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ अरेबियन
सी। ओके, उसके बाद आलापूजा जो है वो माइनर है, नगापिटम नगापट्टिनम, हाँ ये भी माइनर है, ठीक है। चेन्नई, एन्नौर, है ना, ये सब कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। और आप पता है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मेजर पोर्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो विशाखापट्टनम एक मेजर पोर्ट है, फिर पारादीप, हल्दिया हो गया, है ना, और यहीं पे है आपका, यहीं पे वेस्ट बंगाल में एक और है जो कि यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कोलकाता पोर्ट से, या फिर उसका पुराना नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। और ये भारत का सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था, कब, 1870s के आसपास, ठीक है। उसके बाद जो आपका हल्दिया पोर्ट है, इसका एक और नाम है इसको हम डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। वहीं हम बात करें अगर विशाखापट्टनम की, तो ये आना ये भारत का एक डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है, डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि जो है ये चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। एंड हाँ, एक चीज़ और, जो कोलकाता और जो हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बोल रहे हैं, ये आपका बेसिकली एक रिवर लाइन पोर्ट भी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया एक टाइडल पोर्ट जो है वो कांडला है, वैसे ही रिवर लाइन पोर्ट जो है वो कोलकाता है या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। आई होप मैंने आपको कुछ ना कुछ चीज़ें न्यू बताई होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आप अगर कुछ चीज़ आपको पता होंगी, कुछ चीज़ नहीं पता होंगी, तो जो नहीं पता है उनको आप एक बार लिख लीजिए कहीं पे, तो वो फ्यूचर में आपके याद रहेंगी, ठीक है। आगे आते हैं, हु सजेस्टेड द लॉ दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट passed in 1856 to support widow remarriage। तो किसने, जो मतलब कि किसका योगदान रहा है विडो रिमैरिज में, और जिसके तहत जो है विडो रिमैरिज एक्ट आया है 1856 में। केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आत्माराम पंडुरंग या राजा राम मोहन रॉय। तो ये आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए कि विडो रिमैरिज एक्ट से जो है सिर्फ दो ही बंदों का नाम आता है थ्रू आउट द हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो। अगर हम बात करें विडो रिमैरिज एक्ट 1856 का, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो था वो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। इनकी मैंने फोटो लगा रखी है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। वहीं अगर हम केशव चंद्र सेन की बात करें या फिर राजा राममोहन रॉय की बात करें या फिर आत्माराम पंडुरंग की बात करें, तो इन्होंने कुछ कुछ संस्थाएं बनाई थी, ठीक है। जैसे कि राजा राममोहन रॉय की अगर बात करें तो इन्होंने सबसे पहले आत्मीय सभा बनाई थी, है ना, आत्मीय सभा, कब, 1814 में। और इसी को आगे इसका नाम चेंज कर दिया था, या फिर आगे इसको जो है कन्वर्ट कर दिया था ब्रह्मो सभा में या ब्रह्मो समाज में 1828 में, ठीक है, एक्सपैंड कर दिया था। क्या होता है, ब्रह्मो सभा में दो लोग ऐड होते हैं, मतलब पहले देवेंद्र नाथ जो टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी, वो ऐड होते हैं, ठीक है। और वो केशव चंद्र सेन को भी ब्रह्मो सभा में ऐड करवाते हैं, ठीक है। पर होता क्या है, 1866 में दोनों के ख्यालात ना मिलने पे, दोनों के ओपिनियन ना मिलने पर ब्रह्मो सभा जो है वो डिवाइड होता है दो पार्ट में, ठीक है। एक होता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, और एक पार्ट बनता है आदि ब्रह्मो समाज। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जो देवेंद्र टैगोर थे, है ना, देवेंद्र नाथ टैगोर, वो आपकी आदि ब्रह्मो समाज जो है वो लेके अलग हो जाते हैं। जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है वो आपके केशव चंद्र सेन जो है वो अपने साथ लेके निकल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सेकंड चीज़, एक और चीज़ आपको याद रखनी है रिलेटेड टू केशव चंद्र सेन, दैट 1864 में इन्होंने वेद समाज का गठन किया था। 1864 में वेद समाज कहाँ बना था, मद्रास में बनाया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओके। और अगर हम
राजा राममोहन राय की बात करें तो हमें थोड़ी सी इनकी जो कंपोजिशन की जो राइटिंग्स है वो पता होनी चाहिए। जैसे कि संवत कामदी वीकली निकाली थी इन्होंने, है ना, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करवा रखा है बहुत कुछ। मिरातुल अखबार आया था इनका, मिरातुल अखबार, है ना। और इन्होंने परसेप्ट्स ऑफ जीसस भी लिखी है, और इन्होंने गिफ्ट टू मोनोथिज्म भी लिखी है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, वहीं अगर हम बात करें आत्माराम पांडुरंग की, तो इनके बारे में एक चीज़ याद होनी चाहिए, और इनको दादोबा पांडुरंग से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आत्मा पांडुरंग ने आपका प्रार्थना समाज का गठन किया था, प्रार्थना समाज इन द ईयर 1867, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो दादोबा पांडुरंग हैं उन्होंने परमहंस मंडली का गठन किया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो दादोबा पांडुरंग है, दादोबा पांडुरंग, उन्होंने परमहंस मंडली का गठन किया था। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आत्मा राम में और दादोबा पांडुरंग में, इन द ईयर 1849। ओके, और अकेले नहीं है क्या थे, इनके साथ और भी लोग थे, जैसे कि जो मेहताब जी दुर्गाराम जो हैं वो भी शामिल थे इसमें, इनका भी कंट्रीब्यूशन था। लेकिन हम जो है ये नाम देखते नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो दादोबा पांडुरंग के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है। और एक और आपको धर्म सभा के बारे में पता होना चाहिए कि धर्म सभा जो किसने बनाई थी और क्यों बनाई थी। तो जो जो ब्रह्मो समाज बनाई गई थी राजा राममोहन रॉय के द्वारा, उसको अपोज करने के लिए राधाकांत देव ने एक संस्था बनाई थी या संगठन बनाया था, जिसको हम धर्म सभा के नाम से जानते हैं। किसने? राधाकांत देव ने। उनके खिलाफ थे, इसका मतलब अगर जब मैं बोल रहा हूँ कि उनके खिलाफ थे, दैट इज उनके जो ऑब्जेक्टिव, उनके जो ओपिनियन थे, उनकी जो मानसिकता थे उसके खिलाफ थे, उनकी विचारधाराओं के खिलाफ थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और आपको एक और जो संस्थान है उसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि जो है सत्य शोधक समाज, सत्य ये किसने गठन किया था और किसके लिए किया था? सत्य शोधक समाज। इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भर भर के पूछती है एसएससी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये 1873 में गठन हुआ था, ये चीज़ पहले रखनी है। और ये डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए बनाया गया था, ठीक है। किसने बनाया था? तो ये इसके फाउंडर माने जाते हैं ज्योतिराव फुले, जो कि गाडलर कम्युनिटी या फिर माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ये सीधे सीधा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। साथ साथ इनके दो कंपोजिशन जो है, दो राइटिंग है, उनके बारे में पूछा गया, जो कि है गुलामगिरी इन्होंने लिखी थी, है ना। और इनका जो पत्रिका आती थी वो है सार्वजनिक सत्य धर्म, सार्वजनिक सत्य धर्म। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इनकी वाइफ आपको पता है, जो कि भारत की पहली फीमेल टीचर मानी जाती हैं, उनका नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। और उन्होंने कौन से संस्थान का गठन किया था ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ओके, तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये उसी टाइम पीरियड में बनी थी, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। ओके, आगे आते हैं। इन 2022 विनय मोहन क्वात्रा, जिनकी मैंने फोटो लगा रखी है, took charge as the Foreign Secretary of India. Prior to this, he served as an ambassador to which of the following countries? भूटान, श्रीलंका, नेपाल या मालदीव्स। तो विनय मोहन क्वात्रा जो 2022 में जिन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का पद संभाला है, ठीक है, ये उस पद संभालने से पहले वो एम्बेसडर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है किस देश के लिए वो एम्बेसडर की तरह मतलब उन्होंने सर्व किया है। तो ये उन्होंने सर्व किया है नेपाल के लिए। याद रखना है कब से कब तक? 2020 से 2022 तक। ओके, और ये उनकी फ़ोटो है, ये चीज़ आप फोटो से याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, आगे आते हैं। एन ऑर्गेनिक रिएक्शन यूज टू कन्वर्ट एन एराइल डाइजोनियम सॉल्ट इनटू एराइल हैलाइड। तो याद रखना है, एराइल डाइजोनियम सॉल्ट को अगर हमें कन्वर्ट करना है एराइल हैलाइड में यूजिंग कॉपर 1 हैलाइड कैटलिस्ट मतलब जो मीडियम होता है, ठीक है, उसको यूज करते हुए, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? तो सिंपल सी बात है, जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया उसी के नाम से वो जो है रिएक्शन जाना आता है, ये आपको पता होना चाहिए।
तो कॉपर हैलाइड कैटलिस्ट का जो जिसने उपयोग किया था वो थे सैंडमेयर एंड द रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्यों ऐसा करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। टू इंट्रोड्यूस हेलोजन इनटू एरोमेटिक रिंग। ठीक है, उसके लिए ये रिएक्शन किया जाता है। ओके, तो ये चीज याद रखनी है। अगर हम फिंकलस्टीन रिएक्शन की बात करें तो ये उनके बारे में एक चीज पता होनी चाहिए कि इनका भी रिएक्शन जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो जो एल्काइल हैलाइड होती है, एल्काइल हैलाइड जो होता है कंपाउंड, उसको ये कन्वर्ट करता है इनटू अनदर हैलाइड, अनदर हैलाइड। ओके, ये चीज पता होनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें ये बॉल से शेमन रिएक्शन की, तो ये भी जो एराइल डाइजोनियम सॉल्ट है इसको कन्वर्ट करता है, लेकिन एराइल हैलाइड में नहीं, ये पर्टिकुलरली जो है कन्वर्ट करता है एराइल फ्लोराइड्स में। कन्वर्ट एराइल डाइजोनियम सॉल्ट इनटू एराइल फ्लोराइड्स। तो ये चीज़ आपको पता होनी, फ्लोराइड्स गलत लिख दिया मैंने, फ्लोराइड्स। ओके, बचिए गटरमैन रिएक्शन। तो गटरमैन रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। गटरमैन रिएक्शन जो है वो आपका जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होती है उनको सिंथेसाइज करने के लिए हेल्प करता है। सिंथेसाइज, इट हेल्प इन सिंथेसाइजिंग एरोमेटिक, एरोमेटिक समझते हैं जो रिंग वाले होते हैं एल्डिहाइड जिनमें रिंग होता है, फ्रॉम बेंजीन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आई होप मतलब कि तो मतलब हो। अब मैं आपको बेसिक से स्टार्टिंग से केमिस्ट्री तो नहीं समझाने लूँगा, लेकिन अगर आप मेन मेन फंक्शन देखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं, आपने पहले भी अगर मेरी क्लासेस अटेंड करी होंगी तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो है मतलब रिएक्शन क्या होता है, क्या करता है, बस वही पूछते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। तो ये चीज़ इसलिए मैंने आपको सिर्फ उसकी जो है डेफिनेशन वगैरह कह लो या फिर ऑब्जेक्टिव वगैरह कह लो, वो मैंने आपको बताया है बेसिकली। ठीक है, आगे आते हैं। पुलकेशिन टू assumed the title of दक्षिण पटेश्वर यानी लॉर्ड ऑफ द साउथ आफ्टर डिफेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो पुलकेशिन टू जो रूलर थे उन्होंने दक्षिण पटेश्वर टाइटल लिया था, है, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द साउथ। आपसे पूछा गया है कि किस किंग को हराने के बाद ये टाइटल लिया था। उससे पहले पुलकेशिन टू जो है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिलोंग करते हैं आपके बादामी के चालुक्य। देखो चालुक्य तीन तरह के थे, है ना, वेंगी के चालुक्य, है ना, और अर्ली चालुक्य, और लेटर चालुक्य भी आते हैं, है ना, जो कि कुछ बहुत कुछ टाइम के लिए रूल किए थे, लेकिन जो बादामी पर रूल कर रहे थे उनको बादामी चालुक्य के नाम से जाना जाता था। एंड उनकी कैपिटल थी वातापी, कैपिटल थी वातापी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। अगर मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊं तो कुछ इधर इधर साइड जो है ये रूल कर रहे थे बादामी के चालुक्य। ओके, इनके फाउंडर जो है वो माने जाते हैं, इनके फाउंडर कौन माने जाते हैं, वो माने जाते हैं जयसिम्हा। जयसिम्हा, जयसिम्हा का जो बेटा था जिसका नाम था पुलकेशिन वन, इनकी अर्ली सॉरी मतलब कि इनके दो बेटे थे। हाँ, इनके दो बेटे थे। ठीक है, एक का नाम था कीर्तिवर्मन, कीर्तिमन वर्मन दी फर्स्ट। इनकी अर्ली डेथ हो जाती है, याद रखना। ठीक है, और इनके दूसरे बेटे था मंगलेश। तो याद रखना जो कीर्तिवर्मन है कि अर्ली डेथ होने के कारण जो है मंगलेश जो है वो राज संभाल रहे होते हैं। ओके, पर कीर्तिवर्मन के दो बेटे होते हैं, एक होता है आपका पुलकेशिन टू जिनके बारे में हमें जानना है, पुला टू लिख लेते हैं, और दूसरा होता है उनका नाम था कुब्जा विष्णुवर्मन। क्या था, कुब्जा विष्णु वर्मन। ओके, ठीक है,
अब क्या होता है कि जो मंगलेश जो राज दरबार संभाल रहे थे पुलकेशिन टू के बड़े होने के बाद, उनको दरबार मिल गया, है ना। और जाहिर सी बात है मंगलेश चुप रहेंगे नहीं, कैसे चुप रहेंगे भाई, आप भी खुद भी समझो, सरकार में बैठे हो हैं, दूसरा कोई बोले कि भैया राजा आप नहीं हो, ये हो, तो फिर ठीक। तो फिर क्या है, पुलकेशिन और मंगलेश के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें पुलकेशिन टू जीतते हैं एंड वो मंगलेश को मार देते हैं। ठीक है। जो कुब्जा विष्णुवर्मन है, इनको भी क्या है, इनको दूसरी टेरिटरी दी जाती है। ये यहाँ पे एक जगह है वेंगी, वहां पे ये रूल करते हैं। कौन? कुब्जा विष्णुवर्मन, यानी पुलकेशिन टू के भाई, सॉरी, ये ऐसे समझ लो। ठीक है। तो फिर मतलब कि एक साइड से क्लियर हो गया। तो पुलकेशिन टू जो है वो बादामी चालुक्य संभाल रहे होते हैं डायनेस्टी को, और जो वेंगी ऑफ चालुक्य होते हैं वो कुब्जा विष्णुवर्मन संभाल रहे होते हैं, जिनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें पढ़ना है पुलकेशिन सेकंड के बारे में, तो मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है। पहली चीज़, कब से कब तक इन्होंने रूल किया, तो याद रखना 610 AD से 642 AD तक इन्होंने रूल किया। ठीक है। इन्होंने मंगलेश को मार दिया था, यह मैंने आपको बता दिया। और ये चालुक्य, जो बादामी चालुक्य है, उसके ग्रेटेस्ट किंग माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है अपना किंगडम एक्सपेंड किया था। इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था, डिफीटेड हर्षवर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी के। और याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है किस नदी पर हराया था, तो याद रखना ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, नर्मदा नदी के तट पे इन्होंने हराया था। और इसको हराने के बाद ही इन्होंने टाइटल लिया था दक्षिण पतेश्वर, यानी दक्षिण का राजा अब मैं हूं। ठीक है, पतेश्वर। तो द आंसर वुड बी हर्षवर्धन। ओके। उसके बाद इन्होंने एक और राजा को हराया जिसका नाम था महेंद्र वर्मन दी फर्स्ट, डिफीटेड महेंद्र वर्मन दी फर्स्ट। ये थे पल्लव डायनेस्टी के रूलर। ठीक है। पर कुछ टाइम बाद जब जो इनका बेटा होता है, महेंद्र वर्मन वन का जो बेटा होता है, उसका नाम था नरसिम्हा वर्मन वन, नरसिम्हा वर्मन वन। उसके बीच में और पुलकेशिन टू के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, जिसमें पुलकेशिन टू जो है वो डिफीट होते हैं और नरसिम्हा वर्मन की जीत होती है। इसके बाद ये टाइटल वापस, ये भी एक टाइटल लेते हैं जिसका नाम था वातापी कोंडा, यानी वातापी जो बादामी चालुक्य की कैपिटल थी उसको कॉन्कर करने वाला। कोंडा मतलब कॉन्करर, है ना। तो वातापी को जो कॉन्करर, जिसने कॉन्कर किया वो है वातापी कोंडा। तो वो किसने लिया था? नरसिम्हा वर्मन वन ने टाइटल लिया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, यहीं से जो है पुलकेशिन टू की जो राज्य है वो खत्म हो जाता है। पुलकेशिन टू के बारे में एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि इनसे रिलेटेड एक और पिलर इंस्क्रिप्शन है जिसको हम बोलते हैं अहियोल पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जिसको बनाया था रवि कीर्ति ने। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इनके बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है। और जो ये देखो, चालुक्य के बारे में जो हम पढ़ते हैं, वेंगी के चालुक्य या बादामी अर्ली चालुक्य के बारे में या लेटर चालुक्य के बारे में, सबसे ज़्यादा हमारा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बादामी चालुक्य से ही बनते हैं। ठीक है। लेटर चालुक्य आते हैं जिनको हम वेस्टर्न चालुक्य के नाम से जानते हैं, जिनकी कैपिटल जो है आगे चल के कल्याणी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उनके बारे में हमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं होती है। ओके, आगे आते हैं। इन चेस विच ऑफ द फॉलोइंग में मूव ओनली डायगनली। शतरंज में कौन डायगनली मूव करता है? डायगनली यानी कि जैसे ये शतरंज है तो इस तरह से कौन मूव करता है इस डायरेक्शन में? बिशप, नाइट, क्वीन या रुक, मंत्री, घोड़ा, रानी या हाथी। तो आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एक बार मैं आपको फिर से जो है थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आपका चेस है। चेस में 8x8 यानी कि 64 ब्लॉक होते हैं, इधर 8 और इधर भी 8। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8x8 64 ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है। और हर एक के पास ब्लैक भी 16 होते हैं, 8 दूनी 16, और वाइट भी 16 होता है। मतलब टोटल जो है 32 आपके पास
क्या बोलते हैं, सेना में सेना देखने को मिलेगी। ठीक है, बट ये जो 16 होते हैं, 16 में 8 आपके प्यादे होते हैं, जो कि ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ब्लैक होते हैं, 8 वाइट होते हैं। ठीक है, और बाकी जो बच के 8 हैं वो ऑफिसर होते हैं। आपके हाथी 2 होते हैं, ठीक है, जिसे हम रुक बोलते हैं। घोड़े 2 होते हैं, जिसे हम नाइट बोलते हैं। वजीर होते हैं, मंत्री 2, जिसे हम बिशप बोलते हैं। और एक राजा होता है, एक रानी होती है। ठीक है, आपका जो हाथी है वो सीधा चलता है। ठीक है, आपको पता है मोटी मोटी टांगे होती है बेचारी हाथी की, वो कहाँ यार इधर उधर चलेगा तो बैलेंस खो देगा अपना, तो ये सीधा चलता है, या तो यहाँ चलेगा या तो यहाँ चलेगा। यहाँ आप कितना भी चला लो, क्या पता यहाँ से यहाँ चला लो, ठीक है, या फिर यहाँ से एकदम यहाँ तक चला लो, पर एक ही स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, इरेज कर देता हूँ एक बार। ओके, अगर हम घोड़े की बात करें तो घोड़ा जो है आपका एल चाल चलता है, एल शेप्ड चाल, जिसको हम ढाई चाल भी बोलते हैं, यानी कि 1 2 ढाई ऐसे। ठीक है, या तो देखो 1 2 ढाई ऐसे। ठीक है, तो मतलब सिर्फ ढाई चाल चल सकता है घोड़ा। जो आपके मंत्री होते हैं, यानी कि ये बिशप, वो आपके डायगनली चलते हैं। देखो ये वाइट, देखो ये वाइट ब्लॉक में है, तो मंत्री जो है वाइट में ही डायगनली चलेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, या फिर आगे भी चल सकता है। जो आपका ब्लैक मंत्री है वो ब्लैक डायगनली चलेगा। ओके, ये चीज ओके, ये हो गया मंत्री की बात। अब बात कर लेते हैं राजा की। तो राजा आपको याद रखना है, जो राजा होता है वो आपका एक ही कदम चलता है, चाहे वो किसी डायरेक्शन में, चाहे यहाँ से यहाँ चलो, 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 एक ही कदम चलेगा। लखनऊ का राजा है ना, लखनऊ के राजा के बारे में आपको कहानी तो पता ही होगी, क्यों उनके नवाब बोला जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। नहीं पता तो फिर हम कभी, है ना, बताने के लिए हम कभी बताएंगे आपको। जो रानी होती है वो भैया देखो, जो औरतें हैं वो किसी के समझ में नहीं आई हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं, ढाई चाल के छोड़ के ये सब चाल चल सकती है। ये चाहे तो यहाँ से यहाँ चल सकती है, इसका मन करेगा, यहाँ से यहाँ चल सकती है, इसका मन करेगा, इसका मन करेगा कि बगल में चलना है तो बगल में ही चलेगी। ठीक है, तो ढाई चाल को छोड़ के रानी जो है वो कहीं भी चल सकती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपसे पूछा है डायगनली कौन चलता है, तो आपको पता है द आंसर वुड बी मंत्री, यानी कि बिशप आपका ढाई चाल डायगनली चलता है। ओके, तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। और कुछ प्लेयर्स के नाम जो हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी पता होनी चाहिए, है ना। आपको तो वैसे डी गुकेश का नाम तो पता ही होगा ना, और प्रज्ञानंद का नाम भी पता होगा, तो फिर मैं ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। और डी गुकेश का नाम इसलिए पता होगा क्योंकि वो रिसेंटली जो है वो चैंपियनशिप बने ना, चैंपियन बने, ठीक है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के चैंपियन बने हैं। ओके, विच famous संतूर player was honored with the उस्ताद हाफिज अली अवार्ड in 1998? तरुण भट्टाचार्य जी, या फिर शिव कुमार शर्मा, या सतीश व्यास, या अभय सापोरी। तो संतूर प्लेयर कौन है, देखो ये मैंने फोटो उनकी लगा रखी है, अगर पहचान जाओ तो अच्छी बात है। ये आपका संतूर है, ठीक है। तो ये किसकी फोटो है, तो ये है हमारे शिव कुमार शर्मा जी, ठीक है। याद रखना है कि इनको उस्ताद हाफिज अली अवार्ड जो है वो 1998 में मिला था, लेकिन इनको और भी अवार्ड मिले हैं, जैसे कि संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। ये कब मिला है, ये मिला है 1986 में। और इनको कालिदास सम्मान अवार्ड भी मिला है, जो कौन सी गवर्नमेंट देती है, एमपी की, मध्य प्रदेश की सरकार देती है। कब मिला है इनको, वो मिला है 2001 में। तो ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। और अगर हम बात करें थोड़े से संतूर प्लेयर की और बात करें, तो आपको कुछ नाम भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि तरुण भट्टाचार्य जी जो नाम लिखा था वो भी संतूर से ही बिलोंग करते हैं। शिव कुमार शर्मा हो गए आपके, राहुल शर्मा हो गए, राहुल शर्मा, है ना। और तरुण भट्टाचार्य जी लिख लीजिए एक बार, ठीक है। उल्हास बापत हो गए, और भजन सापोरी हो गए। ये कुछ नाम आपको पता होने ही चाहिए। और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे तरुण भट्टाचार्य जी को जो है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब मिला है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना।
और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि भजन सापोरी जी जो है ये संतूर से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये किस रीजन से आते हैं, है ना। तो ये आपको बताना चाहिए, तो ये कश्मीर से हैं। ओके। और तरुण भट्टाचार्य जी को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो है वो मिला था 2018 में। ओके। तो ये चीज़ें रिलेटेड टू संगीत संतूर एंड संतूर प्लेयर्स आपको पता होनी चाहिए, है ना। और कैसा इंस्ट्रूमेंट है ये, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है ना। स्ट्रिंग आपने देखे होंगे सितार की तरह। आगे आता है, मैच द पॉइंट्स अंडर द कॉलम ए विथ दोस ऑफ कॉलम बी। आपको मैच करना है मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड या कॉलरा, और कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, विब्रियो, सैल्मोनेला या फिर रोटावायरस या प्लाज्मोडियम। तो आपको पता है मलेरिया तो देखो प्लाज्मोडियम से होता है, सिंपल सी बात है, ये तो आपको पता ही होगा, मलेरिया और प्लाज्मोडियम, है ना। और कौन सा कैरियर इसमें होता है, तो वो भी उसका नाम पता होगा, फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो, है ना, ये चीज़ भी। तो फर्स्ट का डी हो जाएगा, यानी फर्स्ट का डी हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल सी बात है, एक ही बचा है, तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकेंड चीज, मलेरिया के लिए हमें पता ही चलता है कि मलेरिया, उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वाइवैक्स टेस्ट। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक विडाल टेस्ट होता है जो किसके लिए होता है, ये आपको बताना चाहिए, जो टाइफाइड के लिए होता है। टाइफाइड किससे होता है, सैल्मोनेला टाइफी से होता है, ठीक है। उसके लिए कौन सा होता है, विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट, ठीक है। और कोलरा तो आपको पता है, विब्रियो कोलरा, और जिसको हम हिंदी में हैजा बोलते हैं। और इसका जो है डिस्कवरी किसने की थी, मतलब इसके जो वो कौन मान जाते हैं, कंट्रीब्यूशन किसका सबसे ज़्यादा है, तो वो लुईस पास्चर, ठीक है। और डायरिया तो आपको पता ही है, रोटा वायरस, ठीक है। एक रोटा वायरस है, एक राइनो वायरस है, ये याद रखना है। राइनो वायरस जो है उससे क्या होता है, उससे आपका होता है कॉमन कोल्ड। तो ये चीज़ भी आपको बताना चाहिए, साथ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं थोड़ा से और आपसे डिजीज पूछ लेता हूँ कि आपको बताना है कि ये किस तरह के डिजीज हैं, बैक्टीरियल हैं, फंगल हैं या कैसे हैं, है ना, जो कि ऑलरेडी पूछे गए हैं। मैं सिर्फ वही पूछूंगा जो ऑलरेडी पूछे गए हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूँ तो रेड रस्ट डिजीज, ये कैसी डिजीज़ है और कहाँ पे मतलब मिलती है, मतलब किससे होती है। जैसे आपसे अगर मैं पूछ लूँ, जैसे अगर मैं, जैसे मोसैक वायरस जो है वो तो आपको पता है, मोसैक वायरस जो है वो लीव्स से हमें होता है। किसकी लीव से, टबैको की लीव से। तो ये चीज़ वैसे ही रस्ट रेड रस्ट डिसीज जो है वो किससे होती है, ये आपको पूछ बताना है। वैसे टिक्का टिक्का डिसीज होगी एक, है ना। और एक ग्रीन ईयर डिसीज, ग्रीन ईयर डिसीज ये ऑलरेडी पूछी गई है, ठीक है, एसएससी द्वारा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक है फायर ब्लाइट, ठीक है। अगर आप इन सब के बारे में जानते हैं तो आपका जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छा चल रहा है। ओके। तो अगर हम रेड रस्ट की बात करें तो पहली बात तो ये एल्गी से होती है, और ये फंगल डिसीज है ना। ग्रीन ईयर भी है, ये भी फंगल है। ओके। फायर ब्लाइट जो है ये बैक्टीरियल डिसीज है, और कहाँ को किस में होती है, ये एप्पल, जो एप्पल का कल्टीवेशन वगैरह होता है ना, पेड़ से तोड़ते वगैरह हैं वहाँ पे, वो जो वहाँ के वर्कर्स हैं उनको ज़्यादातर ये देखने को मिलती है। अगर ग्रीन ईयर डिसीज़ की बात करें तो ये पर्ल या मिलेट में होती है। वहीं टिका डिसीज़ की बात करें तो ये आपको ग्राउंडनट, मूंगफली में देखने को मिलेगी, मूंगफली से देखने को मिलेगी, सॉरी। और अगर रेड रस्ट डिसीज़ की बात करें तो इसके ये आपको सनफ्लावर की कल्टीवेशन में या टी की कल्टीवेशन में या मैंगो, वहाँ पे लोगों को देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कुछ डिजीज़ के नाम। वैसे तो बहुत सारी हैं, है ना, पर ये जो है बात 2-3 बार पूछी गई है, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार इसको करा दिया जाए। आगे आते हैं। इन 1910 द यूनाइटेड इंडिया हाउस एट सियाटल यूएसए, ये किसने सेटअप किया था। याद रखना, यूनाइटेड इंडिया हाउस एट सियाटल यूएसए पूछा गया है, ना कि आपसे पूछा गया है क्या,
इंडिया हाउस, ठीक है, जो लंदन में है वो नहीं पूछा गया है। यूनाइटेड इंडिया हाउस पूछा गया है, सियाटल यूएसए। ठीक है, तो किसने सेटअप किया था? तो ये किया था आपके तारक नाथ दास एंड जीडी कुमार ने। ठीक है, तारक नाथ दास और जीडी कुमार ने। आपको इंडिया हाउस से कंफ्यूज नहीं होना है, जो कि इंडिया हाउस सेटअप किया था किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। कहाँ पे? लंदन में। इंडिया हाउस एट लंदन इन 1905। ठीक है, और इन्होंने क्या बोलते हैं, इंडियन होम रूल सोसाइटी भी बनाई थी सेम ईयर में। इंडियन होम रूल सोसाइटी, होम रूल सोसाइटी, ठीक है, 1905 में ही बनाई थी, उसी साल। और इनकी एक जनरल भी है, उसका नाम है दी सोशलिस्ट, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। खुदीराम बोस या प्रफुल्ल चाकी की बात करें तो आप इनका नाम सुनते होंगे। एक जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी जिसको हम मानिक टोला कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, या फिर मुजफ्फरपुर वाला केस बोलते हैं, या फिर इसको अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, जो कब हुई थी? 1908 में हुई थी। हुआ क्या था 1908 में? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, अरबिंदो घोष, या फिर कन्हैयालाल दत्ता और भी लोग थे। इन्होंने मिलके मुजफ्फरपुर के जो मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड, उसको मारने की कोशिश करी, लेकिन वो तो बच गए थे। ठीक है, उनकी जगह जो उनके मतलब कि दो नौकर वगैरह जो कह लो आप, वो दो मारे गए थे, है ना, जो जो सर्वेंट्स मिलते हैं वो मारे गए थे। उसके बाद पुलिस इनको पकड़ लेती है। खुदीराम बोस तो सुसाइड कर लेते हैं, एंड प्रफुल्ल चाकी को फांसी दे दी जाती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं क्या? मालिक टोला कॉन्स्पिरेसी, या फिर अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, या फिर मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, बहुत से नाम से जाना जाता है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ओके, वीटी सावरकर और गणेश सावरकर के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। इस पर हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कशन किया था, क्योंकि ये मैंने आपकी पूरी स्टोरी बताई थी इसको, है ना। तो इनके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? ये पता होना चाहिए कि इन्होंने मित्र मिला ऑर्गेनाइज करवाया था 1899 में। कहाँ पे? पुणे में। ठीक है, और इसको आगे चल के जो है अभिनव भारत सोसाइटी में मर्ज कर दिया था। अभिनव भारत सोसाइटी में मर्ज कर दिया था इन द ईयर 1904। और मैं एक और पर्सन के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और एक अरबिंदो घोष का मैंने नाम लिया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो, जिनके बारे में हम अक्सर नहीं जानते हैं। उनके ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन बन चुके हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ, है ना। अरबिंदो घोष, ठीक है। क्वेश्चन बना था कि इन्होंने एक पोएम लिखी है, ठीक है, और वो पोएम का नाम है सावित्री। क्या है? सावित्री। तो ये पूछा गया था कि सावित्री किसकी राइटिंग है, तो पता होना चाहिए अरबिंदो घोष की राइटिंग है। साथ साथ इन्होंने ऑरविले संस्था भी एक बनाई थी तमिलनाडु में। ऑरविले संस्था को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? भूल गया मैं, संस्था ही लिख लो, संस्था। ठीक है, तमिलनाडु में। और इनकी बुक भी है, इनकी एक बुक है जिसको हम जानते हैं रेनेसांस इन इंडिया के नाम से। रेनेसांस इन इंडिया। तो इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी इनका कंट्रीब्यूशन बहुत जगह है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछा गया। ये 3 चीज़ फैक्ट के बारे में क्वेश्चन जो है भर भर के आपसे पूछा गया है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम बात करें तो आपको कुछ सोसाइटी पता होनी चाहिए, जैसे कि बर्लिन सोसाइटी एक बनी थी, है ना। बर्लिन कमेटी बनी थी, सॉरी, कमेटी बनी थी इन द ईयर 1915, गदर पार्टी के कमीशन के फॉर्मेशन के 2 साल बाद। किसने बनाई थी? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने इसका गठन किया था। और एक अनुशीलन समिति बनी थी, अनुशीलन समिति, ठीक है। कहाँ बनी थी? ये वेस्ट बंगाल के एरिया में, बंगाल साइड में, बंगाल में। 1902 की बात कर रहा हूँ मैं। और किसने बनाई थी? सतीश चंद्र बोस ने। सतीश चंद्र बोस। तो ये कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए जब हम बात करते हैं 1910-1915 के टाइम पीरियड की, ठीक है। और गांधी जी भी आपको पता है भारत से क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका से भारत आए थे इसी टाइम पीरियड में, है ना। और उन्होंने 2 साल वेट किया था, उसके बाद जो है लगातार जो है 3 सत्याग्रह किए थे, आपको पता होना चाहिए, है ना।
वो हम ऑलरेडी स्टोरी जान चुके हैं, ठीक है। तो पर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको टाइमलाइन जो है आपके दिमाग में आपको फीड करनी है ना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखो, आप जैसे आप मूवी देखते हैं ना, वैसे ही आपको पिक्चर भी, जब आप हिस्ट्री वगैरह याद करते हैं तो वो एक सीक्वेंस याद होना चाहिए कि भाई ये हुआ था, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। मतलब कि क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में इस समय ये हो रहा है, मद्रास में उस समय ये चल रहा है, वहाँ गुजरात में साइड ये चल रहा है उसी टाइम पीरियड में। तो वो इवेंट्स आपको इस तरह से याद रहते हैं, ठीक है। आते हैं आगे। अल्लाह रखा इज़ फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, मैंने फोटो लगाई है तो आप समझ ही गए होंगे, तो ये जो है तबला वादक है, ठीक है। और आपको अगर मैं तबला वादक की बात करूं, डमरू, बांसुरी सहित, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तबला वादक जो होते हैं और भी हैं, जो कंपोनेंट्स हैं तबला के, जैसे कि जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा तो आप जानते ही हैं। जाकिर हुसैन जिनके ऊपर क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपको पता है इनकी रिसेंट में डेथ हुई है। विक्रम घोष हो गए आपके, निखिल घोष हो गए, तबला वादक हैं ये। आनंद गोपाल बंदोपाध्याय हो गए, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। और अनोखे लाल मिश्रा, पंडित स्वपन चौधरी, है ना, अनोखे लाल मिश्रा, पंडित स्वपन चौधरी। और एक और नाम याद कर लो आप, पंडित किशन महाराज, किशन महाराज। ये आपके तबला वाला के, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं बांसुरी की, जिसको हम फ्लूट बोलते हैं, है ना, ये हवा से बजने वाला यंत्र है। इसके कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ नाम याद होने चाहिए, जैसे कि हरि प्रसाद चौरसिया, जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं हमें। हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, और प्रभात शर्मा, जो कि आसाम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रभात शर्मा जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर मैं और बात करूँ शहनाई की, तो शहनाई के बारे में आपको कुछ नाम तो पता ही होना चाहिए। बिस्मिल्लाह खान हो गए आपके, जिन्होंने रेड फोर्ट में जो है बांसुरी बजाई थी इंडिपेंडेंस डे के बाद, ये आपको पता होना चाहिए। बिस्मिल्लाह खान, जिनका तेहरान में एक म्यूज़ियम है ना। बहुत सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिस्मिल्लाह खान के बारे में। रघुनाथ प्रसन्ना हो गए शहनाई वादक, रघुनाथ प्रसन्ना। और आपके एस बालेश हो गए, एस बालेश, है ना। अली अहमद, कृष्णा चौधरी, लिख लो, कृष्णा चौधरी। तो ये आपके कुछ शहनाई वादक हैं, शहनाई के कंपोनेंट्स हैं, ये आपके इनके नाम जो है पता होने ही चाहिए। आगे आते हैं। द रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड बाय द मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राम, सिस्मोलॉजी या सिस्मिक वेव। देखो ये सब टर्म्स आपने पूछी गई, लेकिन क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो। द रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, ठीक है। जो सिस्मोग्राफ होता है ये बेसिकली ग्राफ होता है जिसमें हम अर्थ वेव को मेजर करते हैं, मेजर अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है। जो रिकॉर्ड होता है उसको हम सिस्मोग्राम बोलते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और एक सिस्मिक गैप भी होता है, सिस्मिक गैप। ये सिस्मिक गैप क्या होता है, एक्चुअल में ये एक्टिव वर्ल्ड का वो सेक्शन होता है जहां पे पास्ट में कभी जो है उस सेक्शन ने कोई अर्थक्वेक प्रोड्यूस किया हो, है ना। तो उसको हम सिस्मिक ग्राफ बोलते हैं, सिस्मिक गैप बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अर्थक्वेक की, तो आपको पता है ये हमारा अर्थक्वेक है ना। जहां से ये उठता है इसको हम बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर, ठीक है। सबसे पहले यही एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जो हमारा सरफेस है
ठीक है, वहाँ पे जो फील होता है उसको हम उस पॉइंट को बोलते हैं जस्ट अबव द हाइपोसेंटर, इट इज़ नोन एज एपीसेंटर। और इसके आसपास अगर मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताऊं, इसके आसपास यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है एपीसेंटर के आसपास। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मतलब ये दो कुछ चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। बाकी कितनी तरह की वेव्स होती हैं, कितने तरह का क्या होता है, ये सब हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। पर मैंने आपको याद दिला दिया ताकि आप जो है अगर रिवाइज करना चाहो तो एक बार अपने नोट्स में झांक के देख सकते हैं, ओके, या फिर मन में रिवाइज करते हैं अगर किसी को पता होगा तो। आगे आते हैं। मकर संक्रांति इज द फेस्टिवल डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉर्ड्स, गणेश, सूर्य, चंद्र या इंद्र। तो मकर संक्रांति जो कि जो है हिंदू त्यौहार है और जो कि क्या बोलते हैं जनवरी के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। वो फेस्टिवल जो है वो किसके लिए डेडिकेटेड है, तो याद रखना ये सूर्य भगवान के लिए डेडिकेटेड है। सूर्य भगवान और उनकी पत्नी के लिए एक और त्यौहार है जो भी मनाया जा रहा है, जिसको हम छठ पूजा के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार वाले रीजन में बहुत मनाया जाता है। उनकी वाइफ उषा है सूर्य भगवान की, जिनको हम छठी मैया के नाम से जानते हैं, है ना। उनके लिए ये छठ पूजा मनाई जाती है। और ये जो मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखना ये कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल शुक्ल लिख दिया मैंने यार, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष के सिक्स्थ डे, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट, जिसको हम MSMED एक्ट ऑफ 2006 बोलते हैं। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रेगुलेट फॉरेन कंपनीज टू फोकस ऑन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ओनली, जहां पर ओनली आता है आपको पता है एक्सट्रीम की वर्ड, तो ये तो गलत हो जाएगा। टू इंक्रीज इम्पोर्ट टैरिफ टू प्रोवाइड प्रोटेक्ट MSME, या फिर टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ MSME। तो देखो, अगर कोई एक्ट बनाया गया है तो किसी को क्या बोलते हैं, मतलब किसकी, मतलब अगर एक्ट बनाया जाएगा तो आप कॉमन से सोचो, अगर आपको नहीं पता है तो किस चीज़ के लिए बनाया जाएगा। पहली बात तो जो डेफिनेशन में दे रखा है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात की गई तो इन्हीं के लिए होगा, पहली चीज़ तो ये चीज़। सेकेंड चीज़ जो है उनको अच्छा करने के लिए होगा, तो टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट जो है द डेवलपमेंट ऑफ MSME जो है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था द एक्ट ऑफ 2006। और अगर हम बात करें तो ये आपको याद रखना है, इसके दो ऑब्जेक्टिव माने जाते हैं, फैसिलिटेटिंग द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट एंड एनहेंसिंग द कॉम्पिटेटिवनेस। तो ये दो ऑब्जेक्टिव हैं MSME जो एक्ट हुआ था 2006 का, ठीक है। एंड याद रखना है इट रिप्लेस द इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट टू स्मॉल स्केल एंड एंसिलरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एक्ट ऑफ 1993। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ को रिप्लेस करके वो आया था, इसको आप नोट कर लेंगे। और फुल फॉर्म तो आपको याद रखनी है, और कब का है, 2006 का है, ओके। तो ये कुछ चीज़ें आपको जो है MSMED एक्ट जो है वो आया था उसके बारे में पता होनी चाहिए। आगे आते हैं। NDP इक्वल्स टू, तो NDP क्या होता है? तो देखो, ये मैं आपको ऑलरेडी डायग्राम के थ्रू समझा चुका हूँ, तो हाँ मैं आपको फिर समझा देता हूँ। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, एक होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एक होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। मैंने आपको कैसे याद कराया था कि अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है, ग्रॉस से अगर हमें नेट में जाना है तो हमें जो है डेप्रिसिएशन घटाना है, हमें जो है डेप्रिसिएशन घटाना है, ठीक है। लेकिन अगर हमें ग्रॉस से ग्रॉस में ही रहना है, कौन सा लूँ, ये लेता हूँ। अगर हमें ग्रॉस से ग्रॉस में ही रहना है पर हमें डोमेस्टिक से जो है नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, समझ रहे हो, डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं तो हम ऐड करेंगे
डोमेस्टिक मतलब कि अपना घर मान लो, नेट मतलब कि नेशनल मान लो कि मतलब कि विदेश वगैरह सब कुछ। तो मतलब हम छोटे से बड़े में आ रहे हैं तो हमेशा प्लस करेंगे, हम प्लस करेंगे इसमें NFIA, दैट इज नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। सेम चीज़ यहाँ पे भी, जब यहाँ अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो हम ऐड करेंगे NFIA। तो ये अगर आपको डायग्राम याद हो जाएगा तो आप सारी चीज़ें आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ पूछिए, NDP से हमें GDP में जाना है ना, समझ रहे हो? ये ग्रॉस या फिर ग्रॉस से डोमेस्टिक की, यहाँ पे हम ग्रॉस और नेशनल की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक तो सेम ही रहा है, तो जाहिर सी बात है हम डेप्रिसिएशन घटाएंगे। ओके, तो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरह से आपको याद करना है। आगे आते हैं, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इलेक्शन कमीशन। तो कौन सा पार्ट जो है इलेक्शन कमीशन से डील करता है? पार्ट 15, पार्ट 12, पार्ट 4, पार्ट 9, 11। आपको पता है पार्ट 11 जो है वो किससे डील करता है? वो तो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट से डील करता है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। वहीं 4 की बात करें, पार्ट 4 की, तो ये तो DPSP से डील करता है। पार्ट 12 जो है वो आपका डील करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट से, है ना। तो बच गया पार्ट नंबर 15 जो कि आपका डील करेगा किससे? इलेक्शन कमीशन से। और इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होते हैं? आर्टिकल होते हैं इसके 324 से 329 तक। ये चीज़ भी पता चाहिए। और कुछ चीज़ पता होती है, जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ, है ना। इलेक्शन जैसे कि पार्ट 15 में है आर्टिकल 324 से 329 में, ये तो आपको पता चल गया। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो ये थे आपके सुकुमार सेन। ओके, और ये एक तरह की परमानेंट बॉडी है, प्लस ये इंडिपेंडेंट भी है, परमानेंट प्लस इंडिपेंडेंट बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी। इसका काम क्या है? तो ये इलेक्शन करवाती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे सेंट्रल एंड स्टेट लिख देता हूँ मैं, जैसे कि आपका प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ये सब की जो इलेक्शन है ये सब कौन करवाती है? इलेक्शन कमीशन। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है याद ना, वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन करवाती है। इसका टर्म कितना होता है? टर्म इसका होता है 6 ईयर और 65 एज टर्म। इनिशियली जो है ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, पर एक जो है अमेंडमेंट होता है जिससे जो है जो एज होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की, वो बढ़ाकर 21 से घटाकर 18 कर दी जाती है ना। तो वो अमेंडमेंट था 61st अमेंडमेंट ऑफ 1988 था वो, जिससे जो है एज घटा के, वोटिंग एज घटा के 21 से 18 कर दी। जाहिर सी बात है जो लोड बढ़ गया, तो इसलिए यहाँ पे जो है 1989 में जो है इलेक्शन कमीशन सिंगल से मल्टी मेंबर बॉडी बन जाती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, आगे आते हैं। गियासुद्दीन बलबन हैड सेटअप अ डैश डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवाने अर्ज। तो गियासुद्दीन बलबन के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना। ये सेकंड लास्ट आप कह सकते हो, सेकंड लास्ट रूलर था। इसके बाद जो है कैकुवाद आता था, उसके बाद ख़त्म हो जाती है ना। इसके बारे में क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि इसने रूल किया था 1266 से लेकर 1287 तक। ठीक है, इसने खुद को जिले इलाई का टाइटल दिया था, यानी शैडो ऑफ गॉड। ठीक है, ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लेके आया था, और एक चहलगानी चालीसा ग्रुप ऑफ 40 चला रहा था, उसको इसने ख़त्म कर दिया था। चहलगानी चालीसा वाला ग्रुप जो है वो उसने ख़त्म कर दिया था। और इसने बंगाल को कैप्चर किया था, कैप्चर्ड बंगाल, है ना। और ये अपना को जिले लाई बोलता था, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। साथ में ये इसने एक वो चीज़ स्टार्ट की थी, सजदा पैबोस सजदा, कि भैया जो है राजा साहब जब निकलेंगे तो आपको उनके हाथ चूमने और पैर चूमने वाला जो सिस्टम आप देखते हो मूवीज़ वगैरह में,
वो सजदा पेबोस जो है वो किसने स्टार्ट किया था? गियासुद्दीन बलबन ने। साथ में इसने एक पारसी फेस्टिवल जिसको हम नवरोज़ के नाम से जानते हैं वो भी इसने स्टार्ट करवाया था, किया था। और इसने एक डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था जिसको हम दीवान अर्ज़ बोलते हैं, जिसका मतलब है ये एक डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। वैसे ही थ्रू आउट दी हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत की जो हिस्ट्री है, बहुत से जो है डिपार्टमेंट सेटअप किए गए हैं, जैसे कि दीवान रियासत, दीवान ए रिसालत, रिसालत एक रियासत भी है ना, रियासत। यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या? दीवाने, समझ जाना, ये दीवाने वाला जो सिस्टम है समझ जाना। एक है मुस्त खैराज, मुस्त, है ना। एक था दीवाने कोहिल, ठीक है। एक था दीवाने बंदगान, सॉरी, और दीवाने खैरात, है ना। अब ये क्या क्या थे देखो। रिसालत का मतलब होता है अपील्स या फिर रिलीजियस अफेयर, तो उसको मैनेज करने के लिए डी डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? तो नाम याद रखना है आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक के द्वारा ये एस्टैब्लिश किया गया था। रियासत का मतलब क्या है? एरियर्स, ठीक है। और मुक्त खराज का मतलब क्या है? सॉरी, मुक्त खराज का मतलब क्या है? एरियर्स। और रियासत का मतलब क्या है? उसका मतलब है रियासत का मतलब क्या था? कॉमर्स, कॉमर्स, सॉरी, कॉमर्स, कॉमर्स, कॉमर्स इसका मतलब था। मेरा दिमाग से एकदम से निकल जाता है भाई, ठीक है। और इसको स्टैब्लिश किया था, इन दोनों को स्टैब्लिश किया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। दीवाने को ही जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, और इसको स्टैब्लिश करने का काम जो है वो किया था एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और फिर उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक आते हैं, उन्होंने 2 डिपार्टमेंट बनाए थे, बंदगान और खैरात, फिरोज शाह तुगलक ने। ये होते क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो बंदगान होता है, दीवाने बंदगान, इसका मतलब है कि ये स्लेव्स के लिए डिपार्टमेंट था, उनके लिए था। खैरात का मतलब क्या है कि जो पुअर गर्ल्स थी उनकी मैरिज की में जो डोनेशन वगैरह करेगा, उसमें मतलब उनकी जो डोनेशन मिलेगा वो उसमें जाएगा खैरात के तौर पे, समझ रहे हो ना। तो वो चीज़ उसके लिए बनाया गया था दीवाने खैरात। तो ये कुछ डिपार्टमेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे आते हैं। According to census of 2011, female adolescent in the age group of 10 to 19 years had a share of, मतलब फीमेल का कितना परसेंटेज है ये आपसे पूछा गया है एडोलसेंट का, जो कि 10 से 19 साल के बीच में होता है, ठीक है। 52.7, 47.3, 31.2 या 20.9। देखो 20.9 जो है वो ओवरऑल है, मेल फीमेल दोनों को मिला के। 52.7 जो है ये आपका मेल का है, याद रखना है, ओके। और फीमेल का आपका है 47.3, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कुछ चीज और पता होनी चाहिए रिलेटेड टू सेंसस ऑफ 2011, जैसे कि आप मुझे बता दो कि सेक्स रेशियो कितना था। अच्छा, सेक्स रेशियो आप मुझे दोनों उसका बता दो, पुराना वाला भी बता दो, नया वाला भी बता दो। 2001 में कितना था और 2011 में कितना था। और सेक्स रेशियो बता दो तो चाइल्ड सेक्स रेशियो भी बता दो। चाइल्ड सेक्स रेशियो 2001 में कितना था और 2011 में कितना था। सेक्स रेशियो आपको पता है ना, 0 से 6 साल के बच्चे के बीच का जो होता है। तो 2001 में जो सेक्स रेशियो था वो आपका था 933, 11 में था 943, बढ़ा था। लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो घटा था, ये 2001 में 927 था और 2011 में 1919, सॉरी 1919, या फिर कहीं कहीं जो है 1914 भी पूछा गया, बोला गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो डिक्रीज हुआ था, जो बल्कि जो सेक्स रेशियो है वो इंक्रीज हुआ था, ठीक है। और कुछ चीज़ आपको बतानी चाहिए रिलेटेड टू सेंसस 2011, जैसे कि आप मुझे बता दो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना था। मोर्टेलिटी, क्योंकि हमने जो है ये ऑलरेडी डिस्कस कभी किया नहीं है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना था? है ना,
और एक होता है CDR क्रूड डेथ रेट, CDR जिसे बोलते हैं, है ना, और CBR क्रूड बर्थ रेट। ये कितना था अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, याद रखना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 47 था, मैटरनल वाला जो है वो 167 था, क्रूड डेथ रेट 7.1% है, और ये जो क्रूड बर्थ रेट जो है वो 21.8 है। ठीक है, तो ये आपको पता होने ही चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं। When did a state reorganization commission was set up, which recommended the creation of linguistic state on the basis of larger linguistic groups? Linguistic state का मतलब क्या है? भाषा के आधार पर जो है ग्रुप का निर्माण, स्टेट का निर्माण होना। उसके लिए जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप की गई थी वो कब हुई थी, और उस कमीशन का नाम क्या था, दोनों आप बता दो। तो इट वॉज सेटअप इन द ईयर 1953। ओके, और इस कमीशन का नाम था फजल अली कमीशन, है ना। और इसमें देखो फजल अली तो थे ही थे, और नाम आते जैसे कि HN, ये क्या नाम था, कुंजरू, सॉरी कुंजरू, और KM पानीकर, ये भी इसी में थे, है ना। उसके बाद आपको पता है कि 1953 में ये कमीशन बनी थी। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था? वो आया था आपका 1956 में, एक्ट 1956। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हमने ये पहले कभी डिस्कस नहीं किया ना, तो मैं एक बार आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ ना, जिससे आपको जो है याद करने में दिक्कत ना हो। तो हुआ क्या था, ये हम स्टार्ट हुआ था, ये सब कुछ जो स्टार्ट हुआ था वो 1948 के समथिंग हुआ था, जहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशन जो है कमिटी बैठाई गई थी। पहले आई थी धार धार कमेटी, ठीक है। उसके बाद आई थी 1948 के में ही बनी थी JVP कमेटी, जिसमें JV का फुल फॉर्म एक तरह से वैसा है, जवाहरलाल नेहरू, है ना, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामन, ये जो हैं ये सब तीनों थे, तो इसलिए JVP कमेटी। ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं थी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंशन पे थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंशन। ठीक है, बट होता क्या है 1953 में एक एक पर्सन थे, पट्टीश्री माल्लू, है ना, वो भूख हड़ताल पे चले गए थे, और 56th डे उनकी डेथ हो जाती है। उनका डिमांड क्या था? उनका डिमांड था कि हमें आंध्र प्रदेश चाहिए, ठीक है, वो डिमांड थी। तो जब उनकी डेथ हो जाती है तब मामला जो है थोड़ा गंभीर हो जाता है, एंड उसी टाइम पर फजल अली कमीशन जो है वो सेटअप किया जाता है। ठीक है, इसने बोला कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है स्टेट क्रिएट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसने एक आइडिया को रिजेक्ट किया। वो आइडिया कौन सा था वो जी आपको बताना चाहिए। इसने बोला कि वन लैंग्वेज वन स्टेट वाली जो थ्योरी है वो नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपको पता है 1956 में जो है क्या बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है। उससे पहले 1953 में ही जो है पहला स्टेट बन गया था, है ना, आंध्र प्रदेश, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिक। और लैंग्वेज कौन सी थी? तेलुगु लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है। पर ये फुल फ्लेज स्टेट जो है वो कब बना था? वो आपका 1956 में ही बना था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ओके। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द रिट्रेटिंग मानसून? रिट्रेटिंग मानसून मतलब लौटता हुआ मानसून, ठीक है। आपको पता है, क्या पता है आपको? यहाँ से मानसून आता है, दो ब्रांचेज जाती हैं, है ना। एक तो जाती है, देखो एक तो ये वेस्टर्न घाट वाली है, वेस्टर्न घाट वाली ये यहाँ से चली जाती है, यहाँ पर अरावली रेंज है तो एक यहाँ से चली जाती है, एक थोड़ा सा है घूम के आती है, ठीक है। और फिर जब ये लौटती है, आपको पता है इंडिया में मानसून जो है 100 से 120 दिन का होता है,
है ना। जब ये लौटती है तो ये नॉर्थ ईस्ट साइड से लौटती है, ऐसे करके लौटती है, ऐसे, है ना। और यहीं पे जो है मौसिन राम पड़ता है, जहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा जो है बारिश रिकॉर्ड की जाती है, पाई जाती है, मिलती है, ठीक है। और जब ये लौटती है, आपको पता है, लौटने के बाद जो है यहाँ पे जो है एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से बहुत उमस वाली चिपचिपी गर्मी पड़ती है ना। अब वो आपको पता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अक्टूबर हीट, ठीक है। अक्टूबर के महीने में पड़ती है तो अक्टूबर हीट बोलते हैं, ये चीज़ आपको बताना चाहिए। मानसून लौटता है और लौटते समय ये जो कोरोमंडल कोस्ट है, इसमें दो स्टेट आते हैं, तमिलनाडु और आंध्रा, यहाँ पे दबा के बारिश करती है। तो विंटर में जो बारिश होती है वो आपको तमिलनाडु आंध्रा के रीजन में देखने को मिलती है, ड्यू टू दी रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। अभी महावट क्या होता है, काल वैसाखी क्या होता है, लू क्या होता है, आपको पता है। लू तो पता ही है आपको, लोकल विंड होती है इंडिया की, है, जो कि राजस्थान वाले यूपी वाले रीजन में फ्लो होती है। महावट जो है वो बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, ठीक है, वहाँ से जेट स्ट्रीम धाराएं बहती हैं अपने नॉर्थ ईस्ट में, है ना। और ये जो है क्या बोलते हैं, राजस्थान एरिया में बहती हैं, वहाँ पे इनको महावट के नाम से जानते हैं। काल वैसाखी क्या है, तो ये आप प्री मानसून के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, कि प्री मानसून क्या होता है ना। और इसको नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में इसको नॉर्थ वेस्टर के नाम से जानते हैं। काल वैसाखी वेस्ट बंगाल में बोलते हैं, बरदोही चीरा जो है वो असम में बोलते हैं, केरला कर्नाटका में इसको कॉफ़ी ब्लॉसम मैंगो शावर्स वगैरह बोलते हैं। ये सब ऑलरेडी हम देख चुके हैं प्री मानसून शावर्स के बारे में, ठीक है। और आपको कुछ चीज़ और बतानी चाहिए, इसकी एल नीनो और ला नीना क्या होता है ना। तो एल नीना स्मॉल बॉय, इसको ला नीना को बोलते हैं स्मॉल गर्ल। बेसिकली क्या है, दो पॉइंट्स हैं, एक तहीती और डार्विन, उसके बीच में हम प्रेशर वगैरह नापते हैं, ठीक है, तहीती और डार्विन के बीच में। अगर प्रेशर जो है वो पॉजिटिव आता है तो यानी कि जो है ला नीना वाला साल है। और ला नीना जो है वो मतलब अच्छी है, जो स्मॉल गर्ल होती है वो अच्छी होती है, लड़के ही हरामी होते हैं, ऐसा समझ लो आप। तो इनकी वजह से जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाले रीजन में बारिश देखने को मिलती है अच्छी तरीके से, और क्योंकि बारिश होती है तो ये जो है फिशिंग जोन बन जाते हैं। वहीं पे लालीना क्या है, लालीना क्या है, ये माहौल चेंज कर देती है, इसकी वजह से जो है बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो जब तहीती और डार्विन के बीच में जो प्रेशर की जो है वो नेगेटिव आता है, तो समझ लो वो एल नीना वाला साल है। और ये मेरे ख्याल से हर 7 साल में या ऐसी कुछ था, प्रॉपर तो मतलब एग्जैक्ट नहीं है, देखो एग्जैक्ट नहीं है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, कभी 7 साल कभी 6 साल, पर 7-6 साल में ये आता ही है, ऐसा होता ही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। बेसिक मैंने बता दिया, बाकी तो मुझे पता है कि आपको, आपने जब क्लासेस की होंगी तो आपको ऑलरेडी पता पता होगा। यहाँ पे हम सिर्फ जो है वो डिस्कशन नहीं करेंगे और सिर्फ एनालिसिस के माध्यम से इसको देखेंगे। आगे आते हैं, वेयर वॉज द डूरेंट कप टूर्नामेंट स्टार्टेड इन इंडिया इन 1888। तो डूरेंट कप जो है इंडिया में कब शुरू हुआ था, 1888 में शुरू हुआ था, कहाँ पे शुरू हुआ था। और ये डूरेंट कप है क्या एक्चुअली में, ये किससे रिलेटेड है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ये आपको बताना चाहिए। और क्या आपको पता है कि ये एशिया का ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है, एशियाज ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट। और सबसे पहली बार कहाँ पे हुआ था, तो ये भी आपको बताना चाहिए, तो ये हुआ था शिमला में, ओके। वैसे फुटबॉल के और भी कप्स हैं जिनके नाम आपको बताना चाहिए, है ना, जैसे कि रॉवर्स कप हो गया, रॉवर्स कप, संतोष ट्रॉफी हो गई, है ना, मुरुगप्पा गोल्ड कप हो गया, मुरुगप्पा गोल्ड कप, अल्बेनियन कप हो गया, कोपा अमेरिका हो गया, फीफा हो गया, है ना। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होंगी। और क्या पता होना चाहिए, और फुटबॉल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा पूछ ही लेता हूँ, है ना। जैसे कि जो फुटबॉल सॉकर बोलते हैं, हम उसको ये पता होना चाहिए, जो बॉल होती है वो कितने वेट की होती है और कितना उसका डायमीटर होता है। तो ये कितने 15 इंचेस की होती है, इसका डायमीटर 68 से 70 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। और भारत में सबसे पुराने पुराने जो वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्लब्स कौन कौन से हैं, एक शारदा एफसी है, कब बना था ये आपको पता होना चाहिए, एक मोहन बगान है सबसे ओल्डेस्ट,
है ना, ये दोनों हैं। तो सबसे पुराना जो है वो शारदा एफसी है, दो बना था 1872 में, और जो है मोहन बगान जो है 1889 में बना था। ठीक है, और आपको क्या बताना चाहिए कि भाई फुटबॉल का क्रेज़ इंडिया में भी छा रहा है। आपको पता है आईएसएल खेला जाता है इंडिया में, इंडियन सुपर लीग, है ना। कब पहली बार खेला गया था? तो 2014 में खेला गया था। ठीक है, और आप मुझे बता दो कि इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन जो है वो कब बनी थी? इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन जो है वो कब बनी थी, किस साल बनी थी? और आपको पता है सुनील छेत्री जो हैं वो गोल्स के मामले में नंबर 3 पे आते हैं वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, आफ्टर रोनाल्डो एंड मेसी। ये तो आपको पता ही होगा, है ना। और ठीक है, तो ये कब बनी थी? ये बनी थी 1893 में। और कुछ प्लेयर्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए, रिलेटेड इंडियन फुटबॉलर्स के नाम पता होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको इंडियन फुटबॉलर्स के नाम जानने हैं। ओके, तो बस यहीं पे जो है हमारा आज का सेशन जो है वो समाप्त होता है। आशा है आपको फ्रूटफुल लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और मेन चीज़ आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही रहता है कि हम इन्जॉय करते करते पढ़ें और इन्जॉय करते करते सीखें। ठीक है, और जो फ़ोटो लगाने का जो मैं आइडिया है वो कितना काम कर रहा है, या मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और क्या हम और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं इस सेशन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप मुझे सलाह देंगे तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ यार भाई, सलाह देने वालों को, है ना। तो इससे क्या है, हमारी भी हेल्प होगी और आपको भी सीखने को नए तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो बस यहीं पे जो है आज का सेशन ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।